गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग करेंगे सोशल साइंसेस का चैप्टर। ये क्लास 9th का चैप्टर है और ये है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो जैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि ये सिंपली ये एसोसिएटेड विद ये टर्म है जिसके थ्रू इलेक्शन डेमोक्रेटिक किस वे में होंगे, पॉलिटिकल कंपटीशन के मेरिट्स उनके डीमेरिट्स क्या होंगे, ओके। और साथ में जो हमारे इंडिया का इलेक्शन सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। तो अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन आंसर्स को जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। विच आर द फॉलोइंग सेंटीमेंट्स अबाउट द रीज़न फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस आर फॉल्स। तो हम लोगों को बताना है कि इलेक्शन कंडक्ट करने के टाइम पे कौन से सेंटीमेंट ऐसे हैं जो कि फॉल्स हैं, ओके। तो पहला जो यहाँ पे पार्ट डी तक है इसका आंसर यहाँ पे सामने ही है, ओके। लेट्स डिस्कस। इलेक्शन अनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। जी हाँ, अगर इलेक्शंस होंगे तो हम लोग जज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट इलेक्शन जीती है वो डेवलपमेंट कर रही है कंट्री में या किसी स्टेट में या पर्टिकुलर एरिया में जो भी गवर्नमेंट बनी है वो बेनिफिशियल है वहाँ के लोगों के लिए कि नहीं, ओके। तो ये ट्रू है। सेकंड, पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन। यस, इलेक्शन होते ही इसलिए हैं ताकि हम अपनी चॉइस का रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें जो कि हमारे लिए गवर्नमेंट बनाएगा और हमारे लिए कुछ डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ या लॉज को इम्प्रूव करेगा, ओके। देन थर्ड, इलेक्शन एनेबल पीपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। तो जुडिशरी से हमारा मतलब है कि जो जजेस वगैरह हैं जो कि किसी डिसीजन को फाइनल आउट करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में इवेल्युएशन होगा। नो, इट इज़ फॉल्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन एनेबल पीपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी इज़ अ फॉल्स टर्म, क्योंकि इलेक्शंस के ज़रिए हम लोग सिर्फ उस गवर्नमेंट से ही क्वेश्चन कर सकते हैं, हम जुडिशरी से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जुडिशरी को ब्लेम नहीं डाल सकते हैं कि जुडिशरी ने हमारे डेवलपमेंट को खारिज किया है, नहीं। हम गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट हम बनाते हैं हम उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि हमारे एरिया में ये परेशानी है, इसको कैसे हल किया जाए, इसके लिए क्या बेटर पॉलिसी लाई जाए गवर्नमेंट की तरफ से ताकि इस एरिया की कोई भी जो भी परेशानी है वो टल सके या फिर वो ख़त्म हो जाए, ओके। तो इसी के साथ जैसे ये पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसी दे प्रेफर। यस, जैसे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है और अगर वो पॉलिसी वहाँ के लोगों के लिए अच्छी नहीं है, उनको ये बेनिफिशियल नहीं लग रही है, उनको उससे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, तो यस वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। हमारे पास राइट है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी भी पॉलिसी के लिए जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, ओके। और जो अच्छी है हम उसके हक में भी खड़े हो सकते हैं कि यस ये पॉलिसी हमारे हक में है तो हम इसको प्रेफर करेंगे, हम इसको बढ़ा चढ़ा कर मतलब इसकी खुशी से इसकी स्वागत करेंगे, इसका स्वागत करेंगे एकदम से, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ गुड रीज़न टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। तो अभी हमें बताना है कि इंडिया का इलेक्शन सिस्टम है जो, ओके, तो उसमें जो भी प्रोसीजर्स हैं उनका रीज़न बताना है कि कौन सा गुड नहीं है, ठीक है, कौन सा बैड है। तो सबसे पहले हमारे इलेक्शन सिस्टम में हम बात करते हैं, तो हमारे इलेक्शन सिस्टम जो कि हर कंट्रीज़ इलेक्शन सिस्टम है, ओके। तो सबसे पहले कि वोटर लिस्ट कंपाइल होती है, ठीक है, फिर इलेक्शन डेट अनाउंस की जाती है, फिर उसके बाद कंट्री को मीन्स फिर बहुत बड़ी कंट्री है तो उसको कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, फिर उसमें से ही हम लोग जो भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुना जाएगा उसको हम रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, वो किसका, लोकसभा का, ठीक है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमएलए, एमपी बनता है वो, ओके। लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, ओके। सिमिलरली, ठीक है, इसी के साथ फिर जनरल इलेक्शंस की डेट अनाउंस होती है, फिर जो पार्टी चुनकर आती है जिसको हम इलेक्ट करते हैं तो वो गवर्नमेंट बना देती है, ओके। तो इसके संदर्भ में जो कुछ हमें यहाँ लिखा है उनके बारे में हम बताएंगे कि कौन सा इसमें से अच्छा रीज़न नहीं है, कि कौन सा रीज़न ऐसा है जो कि अच्छा नहीं है हमारी इंडिया के इलेक्शन सिस्टम्स को डेमोक्रेटिक
बनाने के लिए जो अच्छा नहीं है। ओके, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। ये फर्स्ट ही फॉल्स है, क्योंकि जो ये बता रहा है हमको कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, बट हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर कंट्री दैट इज़ इंडिया, वहाँ के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने की बात कर रहे हैं। तो इंडियन वोटर्स जो हैं वो और किसी कंट्री को या वर्ल्ड की किसी और नेशन को वो वहाँ जाके वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे ही ये अच्छा रीज़न नहीं है अपनी इंडियन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने का। तो जैसे कि बी, इंडियाज़ इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल। येस, इलेक्शन कमीशन इंडिया का है वो वेरी पावरफुल है, ठीक है। वही कंडक्ट करता है सारे फेजेस, ओके। वही डिवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कि कंट्री को कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड होना चाहिए, ओके। वो डिसाइड करते हैं, दे आर द सुप्रीम ऑन दैट ऑन इलेक्शन मैटर, ओके। इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ अ राइट टू वोट। येस, इट इज़ अ बेसिक लिमिट 18 ईयर्स ऑफ एज। जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति 18 साल का होगा, ठीक है, 18 ईयर्स ऑफ एज होगा, उसका राइट है वोट डालने का, ओके। इन इंडिया द लूजिंग पार्टी एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट्स। यस, जो पार्टी हार जाती है वो इलेक्टोरल वर्डिक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेती है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है एक मैच द कॉलम। सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट, इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट up to date because there is a fair representation of all the section of society। नहीं। everyone has equal opportunity to elect their representative। नहीं, क्योंकि हम वोटर्स लिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें तो ये चीज़ है ही नहीं। तो इसका आंसर है पार्ट 4, some people may have moved away from the area where they voted last। ताकि हम लोगों को ये पता लग जाए कि जो पर्टिकुलर इंसान उस एरिया में रहता था पहले, अगर उसने मूव कर दिया है तब भी हमें उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि अगर इसने मूव किया है तो हमें पता होना चाहिए कि ये वोटर लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, ओके। सेकेंड बी पार्ट, सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व्ड फॉर SCs एंड STs सो दैट, इसका आंसर है फर्स्ट, दैट इज देयर इज़ अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इंडिया में, हमारी कंट्री की, जहाँ पे SCs और STs के जो नॉमिनेशन के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे इलेक्शंस के लिए खड़े होंगे वो रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है, ताकि हमारे समाज में या हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में एक फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल सके, एक फेयर रिप्रेजेंटेटिव भी मिल सके सबको, ठीक है, ताकि हर सोसाइटी के लोग इक्वल भी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इलेक्शंस भी लड़ सकें। एवरीवन हैज़, ओके सी पार्ट, एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट, तो इसका आंसर है एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, दैट्स वाई दे हैव ओनली वन वोट एंड एवरी वोट इज़ इक्वल, ओके। तभी उनका वोट भी एक है और उनके वोट की वैल्यू भी इक्वल है, ओके। देन डी पार्ट, पार्टी इन पावर इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ कम्पीटिंग इन इलेक्शंस, ठीक है। जो पार्टी गवर्नमेंट में होगी, जो पावर में होगी, उनके लिए गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज़ करना अलाउड नहीं है, ताकि क्योंकि जो पावर में है तो वो तो अपनी पावर का फुल्ली यूटिलाइजेशन करेगी किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए, और जो दूसरी पार्टीज़ होंगी, जो कमज़ोर दल की होंगी या फिर अपोजिशन की होगी या कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होगा, तो उसके लिए उसका जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इलेक्शंस के लिए, जो भी उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो दिक्कत हो जाएगी उनके लिए, ओके। तो इसीलिए एक फेयर चांस देने के लिए सब कंपटीटर्स को, सभी कॉम्पिटिटर्स को, तो जो पार्टी पावर में होती है उसको गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज़ करना रद्द किया जाता है, उनके लिए यूज़ नहीं किया जाता। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट ऑल द डिफरेंट election related activities mentioned in the chapter and arrange them in a time sequence beginning with the first activity and ending with the last। some of these activities are given below। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है इलेक्शंस के बारे में, ठीक है, इलेक्शन का प्रोसीजर, इलेक्शन होता कैसे है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, हमें उसको भी एक वेल मैनर्ड में लिखना है, एक टाइम सीक्वेंस के साथ। जैसे कि हमारी लिस्ट ये दी गई है यहाँ पे, जैसे कि रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो,
counting of votes, making of voter list, election campaign, declaration of election result, casting of votes, ordering of re-poll, announcing election schedule या filling nominations. ठीक है, तो ये सब ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि इलेक्शंस के लिए एक्टिविटीज़ के लिए रिलेटेड हैं ये सब टर्म्स. तो अब हम इनको एक सीक्वेंस वे में डालेंगे. तो सबसे पहले क्या होगा, मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट. सबसे पहले किसी भी इलेक्शन करवाने के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में या कंट्री में या पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक वोटर लिस्ट बनानी पड़ेगी. ओके, देन अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा. उसके बाद फिलिंग नॉमिनेशन, जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वो फिल होनी चाहिए. उसके बाद इलेक्शन कैंपेन, जो इलेक्शन के लिए नॉमिनीज़ हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फिल किया है, उन्हें अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने इलेक्शन के लिए, उस इलेक्शन के लिए अपने आप का प्रचार करना है, अपनी योजनाओं का, अपनी पॉलिसीज़ का, वो क्या क्या वादे करते हैं. ओके, रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज, उन्हें अपने इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी बनाना पड़ेगा अपनी सरकारों का कि लाइक अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम ये चेंजेस लाएंगे या ये बदलाव लाएंगे या ये डेवलपमेंट लाएंगे या ये पॉलिसीज़ बनाएंगे. जो भी उनके मैनिफेस्टो होंगे, जो भी उनके वादे होंगे, वो एक मैनिफेस्टो में रिलीज़ करेंगे. देन वी हैव कास्टिंग ऑफ वोट्स. तो उसके बाद इलेक्शंस में वोट कास्टिंग होगी. वोट डालने के लिए एक डेट डिसाइड की जाएगी और उस दिन सब लोग मिलकर वहाँ पर जाके वोट डालेंगे. तो उसके बाद जाके उन वोट्स की काउंटिंग होगी, दैट इज़ काउंटिंग ऑफ वोट्स. देन डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिज़ल्ट, कि अगर कोई रिज़ल्ट में जीता है तो उसका एक रिज़ल्ट भी अनाउंस होगा, उसका डिक्लेयर भी होगा. उस रिज़ल्ट को डिक्लेयर करना भी ज़रूरी है ताकि लोगों को पता लगे जिन्होंने इलेक्शंस में अपने वोट डाले हैं, उनके वोट्स की भी वैल्यू है. उनको भी पता होना चाहिए कि उनके एरिया में या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सरकार बन रही है वो किसकी सरकार है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर द इलेक्शन रिजल्ट. एंड देन ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल. तो ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल से हमारा ये मतलब है कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कुछ अनफेयर मीन्स की वजह से या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर चुना गया है, इलेक्टेड है, और उसकी कहीं डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस वजह पे भी रीपोल्स के लिए वापस इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे सकती है. ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे. लाइक क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सुरेखा इज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन अ स्टेट. तो ठीक है, तो सुरेखा जो हैं वो एक ऑफिसर इंचार्ज हैं जो कि इंश्योर करेगी फ्री और फेयर इलेक्शंस को एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी स्टेट में. ठीक है, एक स्टेट में. ओके, डिस्क्राइब व्हाट शी शुड फोकस ऑन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इलेक्शन. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन से. सबसे पहले लाइक इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुरेखा जो कि एक ऑफिसर इंचार्ज है फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो क्या क्या करेंगे. ओके, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होल्ड देयर मीटिंग्स, टेक आउट देयर रैलीज, डिस्ट्रीब्यूट देयर मैनिफेस्टोज, डिस्प्लेज देयर पोस्टर्स एंड डू डोर टू डोर कैनवैसिंग. ठीक है, तो जब भी कोई भी इलेक्शन कैंपेनिंग होगा तब वहाँ के जो भी डिफरेंट पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सबसे पहले मीटिंग्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, अपने एजेंट्स के साथ, अपने साथियों के साथ, जो भी होंगे उनके साथ वो मीटिंग्स रेगुलर करते रहेंगे. उनके साथ रैलीज़ निकालेंगे बड़े लेवल पे. ठीक है, अपने मैनिफेस्टोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर किसी को बांटेंगे कि आप हमारी सरकार को जिताइए, हम आपके साथ ये हमारे वादे हैं, हम इनको पूरा करके दिखाएंगे आपको. और अपने पोस्टर्स, जैसे हम सब देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे हर जगह पे हमें पोस्टर्स नज़र आते हैं लाइक कि बीजेपीज़ और कांग्रेस और वी हैव BSPs. ओके, सो मेनी पार्टीज आर देयर इन दिस कंट्री. ओके, तो इसी के साथ में डोर टू डोर कैनवसिंग कि घर घर जाके वो अपने वोट मांगते हैं. ओके, देन सुरेखा एज एन ऑफिसर इन चार्ज शुड सी दैट द मीटिंग्स आर हेल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. ठीक है, देयर आर नो क्लैशेस ड्यूरिंग द रैलीज.
नो पार्टी इज़ वायलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन सच एज वॉल पोस्टरिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ द ओपोनेंट्स एटसेट्रा। तो सुरेखा जो कि एक ऑफिसर इंचार्ज है जिसको एक इंश्योर करना है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, तो वो क्या करेंगी कि जो भी मीटिंग्स होंगी उनका एक स्टिपुलेटेड टाइम होगा, एक पीरियड होगा, टाइम होगा, तो उसके दौरान ही ये मीटिंग्स होनी चाहिए। और कोई भी रैली या कोई भी कैंपेनिंग के टाइम कोई भी क्लैशेस नहीं होना चाहिए, ओके, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हर पार्टी को एक कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शंस के रिगार्डिंग, उसको उसके नियमों को पूरे मद्देनज़र रखते हुए अपने कैंपेनिंग करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि वॉल पोस्टिंग नहीं करनी है, ठीक है, किसी ओपोनेंट का करैक्टर को असैसिनेट नहीं करना है, उसके बारे में गलत टिप्पणियाँ नहीं देनी उसके व्यक्तिगत मामले में, ओके, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, नॉट अबाउट पर्टिकुलर पर्सन इन दैट इलेक्शन। वी आर गोइंग फॉर इलेक्शन ताकि हम एक डेवलपमेंट ला सकें, एक चेंज ला सकें, कंट्री को डेवलप कर सकें, लोगों को डेवलप कर सकें, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पोलिंग डेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोलिंग डेट की। तो इसी के साथ ऑन द पोलिंग डे द वोटर्स गो टू देयर नियरेस्ट पोलिंग बूथ्स टू कास्ट देयर वोट्स। ऑन दिस डे शी हैज़ टू सी दैट। तो सुरेखा को उस टाइम पे ये देखना पड़ेगा कि पोलिंग डेज वो हैं कि जहाँ पे हम वोटर्स अपने इलेक्शन के वोट डालने के लिए हमारे पास के जो भी बूथ होंगे, जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम बात करें कि हम रहते हैं लाला नगर में, कहीं पे भी कोई जगह है लाला नगर, ओके, तो हमें हमारी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही, ठीक है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हमारे डिफरेंट बूथ्स होंगे कुछ एरियाज़ पे, और हर बूथ्स का नंबर होगा और हमारे नंबर भी वो सेंक्शन किया गया होगा कि आपका पोलिंग बूथ ये होगा तो आपको वोट यहाँ पे डालना है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग टाइम पे ही जाके उस पोलिंग बूथ पर जाके अपने वोट को कास्ट करना है, अपने वोट को डालना है किसी एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए जिसको हम हकदार मानते हैं कि वो हमारी गवर्नमेंट बनाएगा और हमारे लिए एक डेवलपमेंट या फिर चेंजेस लाएगा या लॉज मेंटेन करेगा या लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट हो, ओके। देन तो सुरेखा उस टाइम पे क्या करेंगी, द पोलिंग इज़ डन इन अ पीसफुल एटमॉस्फेयर। तो पोलिंग जो है वो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। नो बोगस वोटर कास्ट द वोट। कोई भी वोटर ऐसा ना हो कि जो एक दूसरे का वोट डाल दे, ठीक है, ओके। देयर इज़ पुलिस अरेंजमेंट इन एवरी बूथ। पुलिस का प्रबंध किया जाएगा हर बूथ पे ताकि वहाँ पे कोई क्लैश ना हो, वायलेंस ना हो, ठीक है। नो सोशल एलिमेंट्स एंटर एनी बूथ। नो अनसोशल एलिमेंट एंटर्स एनी बूथ। देयर इज़ नो बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग। द बैलेट बॉक्सेस और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स रीच काउंटिंग सेंटर सेफली। कि उन्हें ये सब चीज़ें वहाँ पे मद्देनज़र रखनी है कि जब ये पोलिंग हो रही है, ठीक है, जब वोट कास्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं तब वहाँ पे कोई भी अनसोशल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुलिस के अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और पोलिंग जो है एक पीसफुल इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, पीसफुल एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए, ठीक है। बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। और साथ में बैलेट बॉक्सेस या फिर जो भी ईवीएम्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होंगी जो भी वोटिंग के लिए यूज़फुल हैं वहाँ पे, उनको सेफली अपने निर्धारित किसी सेंटर पे जहाँ से वो कॉन्स्टिट्यूंसी का सेंटर होगा, मेन हब होगा, वहाँ पे उसको सेफली पहुँचाना भी उनका काम रहेगा। देन पार्ट थर्ड, काउंटिंग डे, जिस दिन काउंटिंग होगी, ओके। ऑन द काउंटिंग डे द एजेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कैंडिडेट टेक देयर सीट्स इनसाइड द काउंटिंग सेंटर। तो जिस दिन काउंटिंग डे होगा उस दिन जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनके एजेंट्स जो होंगे, वो भी काउंटिंग टाइम पे जब काउंटिंग हो रही होगी सेंटर में, मींस एक जो काउंटिंग सेंटर होगा जहाँ पे काउंटिंग कर रहे होंगे वो लोग उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो वहाँ पे उनके एजेंट्स भी मौजूद होंगे। और सुरेखा जो कि एक ऑफिसर इंचार्ज है, हैज़ टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। तो उनको किन किन चीज़ों की देखरेख करनी है। देयर इज़ अ प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द एजेंट्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स। कि उन सब के लिए एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट्स है, ठीक है। प्रॉपर पुलिस अरेंजमेंट इज़ देयर टू वार्ड ऑफ एनी अनड्यू इंसिडेंट। एक पुलिस अरेंजमेंट का प्रबंध करना है उन्हें कि कोई भी मिस हैपनिंग के टाइम, किसी भी इंसिडेंट के टाइम वो लोग हेल्पफुल रहें। काउंटिंग ऑफ वोट्स इज़ कैरिड पीसफुली विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड टू द फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। तो जो भी काउंटिंग होगी वो एक पीसफुल मैनर में हो, ठीक है, कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो उसमें, ठीक है।
और सभी के सभी कैंडिडेट फुल्ली सेटिस्फाई हों काउंटिंग के साथ। ओके, रिजॉइसिंग शुड बी पीसफुल एंड अनप्रोवोकेटिव। ठीक है, अब जैसे अगर कोई कैंडिडेट जीत गया है तो उनको तो हर्ष और उल्लास तो होगा ही, ठीक है, खुशी तो होगी ही, बट उनकी ये खुशी किसी दूसरे वे में नहीं जानी चाहिए, लाइक कि वो क्रिटिसाइज़ करके ही किसी को, यहाँ ओपोनेंट्स को, अपनी खुशी को जाहिर ना करें। उसको पीसफुल वे में रखें, अनप्रोवोकेटिव रखें, ताकि कोई प्रोवोक ना हो उनकी इस खुशी को देख के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, द टेबल बिलो गिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अमंग द कैंडिडेट्स हु वॉन इलेक्शन टू द यूएस कांग्रेस। तो अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इलेक्शंस के बारे में यहाँ पे। तो कंपेयर दीज to the proportion of these communities in the population of the US. Based on this, would you suggest a system of reservation in the US Congress? If yes, why and for which communities? If no, why not? तो जैसे आप देख रहे हैं proportion of the community in percent, तो House of Representatives हैं और साथ में population of USA है। Population of USA is like 13, अगर यहाँ पे लिखा है तो ये ज़्यादा होगा। ओके, तो 13 में से 8, ओके, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 8 होंगे, हिस्पैनिक्स 13 में से 5 होंगे, वाइट्स 70 में से 86 होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लेट्स डिस्कस नाउ। द ब्लैक हैव लेसर नंबर्स ऑफ सीट्स, दैट इज़ 8 इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एज कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन, दैट इज़ 13%। तो ये परसेंटेज है 13। ओके, सो अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन शुड बी देयर फॉर देम इन यूएस कांग्रेस। तो जैसे कि जो ब्लैक्स हैं, ठीक है, यूएस में, तो उनकी जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 8 हैं किसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, जो कि 13% है पूरे सिस्टम में। तो येस, देयर इज़ अ नीड ऑफ रिजर्वेशन। ओके, इन केस ऑफ हिस्पैनिक्स द नीड ऑफ रिजर्वेशन इज समवट मोर एज नंबर of their members in the House of Representatives is far less than 5 as compared to their population, that is 13%. तो हिस्पैनिक्स के लिए भी रिजर्वेशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो परसेंटेज है, उनका जो नंबर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वो है 5 और उनकी पॉपुलेशन जो है वो है भी 13% है। देन द वाइट्स, देयर इज़ नो नीड ऑफ रिजर्वेशन फॉर द वाइट्स एज दे हैव ऑलरेडी मोर सीट्स, दैट इज़ 86 सीट्स दे आर हैविंग in the House of Representatives as compared to their population which is 70%. ओके, तो यहाँ पे अगर हम इनके बारे में देखें, ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स एंड वाइट्स, तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि लाइक ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स जो हैं, इनकी पॉपुलेशन भी कम है और इनके नंबर ऑफ़ सीट्स जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में है वो भी कम है। तो इनके लिए एक रिजर्वेशन होना ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कैन वी ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन from the information given in this chapter? Give 2 facts to support your position for each of these. ओके, तो जैसे कि हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है उसके ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सपोर्ट में कुछ दो रीजंस भी देने हैं। लाइक कि फर्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव इनफ पावर्स टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। तो ये तो ट्रू नहीं है वैसे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल, they are not answerable to anyone. Okay, so let's discuss. It is wrong to say that Election Commission of India does not have enough powers to conduct free and fair elections, because Election Commission of India has enough powers to conduct free and fair election in the country. The Election Commission of India is an independent and powerful body. तो इलेक्शन कमीशन जो है हमारे इंडिया की, वो एक इंडिपेंडेंट है और एक पावरफुल बॉडी है फॉर द elections related matter. Okay, firstly, election commissioner of India is appointed by the president or government of India. तो जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारे इंडिया में, उसको इलेक्ट करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ही कैन नॉट बी रिमूव्ड। सेकेंडली, ही कैन ऑर्डर, सॉरी ये दा है, ये ही है, ओके, सॉरी, ओके, सेकेंडली he can order election commissioner, okay, secondly the order, can नहीं है यहाँ पे, secondly the order election commissioner can, sorry ये पूरा का पूरा ही बीच में से misprinted है यहाँ पे, okay, secondly election commissioner can order the government to follow certain guidelines. तो जो election commissioner है वो एक certain guidelines भी बनाता है हर किसी गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन के टाइम पे। ओके, thirdly
If he feels that the election have not been conducted fairly, he can order repoll in certain booths or even in the entire constituencies. तो अगर उन्हें लगता है इलेक्शन कमिश्नर को कि कोई भी इलेक्शन फेयरफुल मैनर में नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो रीपोल के भी उनके पास हक है कि वो उस जगह पे रीपोलिंग करवा सकते हैं, वापस से वोट या इलेक्शंस करवा सकते हैं. ओके. फोर्थ, ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर. तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे जो इलेक्शन के टाइम पे काम करेंगे, वो सब काम करेंगे, उनका कार्य जो होगा वो उनके इलेक्शन कमिश्नर के अंतर्गत होगा, उनके अंडर ही काम करेंगे. ओके. नाउ इट इज़ अ बी पार्ट. देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन in the elections in our country. High level of popular participation in the elections of our country. Yes, it is a fact that there is a high level of popular participation in the election in our country. During the last 50 years or so, the turnout of votes in the North America and Europe has declined. Okay, while India, it has either remained stable or increased. It has been found that in our country, the poor, the illiterate and unprivileged people vote in large proportion as compared to the rich and privileged classes. Yes, तो जो ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मामला है, हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ आवर कंट्री, ये है ट्रू है ये, क्योंकि हम पिछले 50 साल की अगर बात करें तो जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में थी, तो वहाँ का जो इलेक्शंस में था वहाँ पे काफ़ी डिक्लाइन हुआ है. बट अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये स्टेबल भी रहा है और साथ में इंक्रीज़ भी हुआ है. ठीक है, पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दी है. ओके. एंड टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ द थर्ड पार्ट? इट इज़ वेरी इजी फॉर अ पार्टी इन पावर टू विन एन इलेक्शन. तो किसी भी पार्टी जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, अगर वो पावर में है तो उनके लिए ये ईजी है उस इलेक्शन को जीतना. वैसे ये फैक्ट सही नहीं है. ओके. क्योंकि कोई भी इलेक्शंस ये नहीं डिसाइड करता है कि अगर तुम पार्टी में हो या पावर में हो, अगर तुम लोगों ने या किसी गवर्नमेंट ने अपने कार्यों को साबित नहीं किया है, अपने डेवलपमेंट के जो भी उनके मैनिफेस्टोज थे, डेवलपमेंट के, पॉलिसीज़ के, मेकिंग के कुछ भी थे, अगर उन्होंने वो अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, तो गवर्नमेंट के पास या पीपल्स के पास, पब्लिक के पास इतना पावर है कि वो उस गवर्नमेंट को हिला सकती है या उस गवर्नमेंट को हटा सकती है वहाँ से, ताकि कोई और गवर्नमेंट आए तो वो उनके वादों को पूरा करके दिखाए. ओके. इट इज़ क्वाइट अ रॉन्ग नोशन दैट पार्टी इन पावर कैन विन एन इलेक्शन क्वाइट ईजिली इन इंडिया. इफ सच अ थिंग वुड हैव बीन ट्रू, द कांग्रेस stalwart like Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, would have not been defeated by Raj Narayan, an ordinary politician. There are many occasions when the ruling party has lost election in India. तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है इंदिरा गांधी के बारे में, जो कि हमारी इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी. तो क्योंकि कांग्रेस जो थी उस टाइम पे वो काफ़ी देर से वो गवर्नमेंट में थे, ठीक है, बट उनके कार्यों से या फिर कुछ डेवलपमेंट की रिगार्डिंग लोगों ने उनको वोट्स नहीं दिए और उस टाइम पे जिताया कि नहीं राज नारायण जी को, जो कि एक ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन थे. ठीक है. तो ये कहना बहुत ही गलत है, मतलब ये गलत है कि हम कह सकें कि जो पार्टी या जो गवर्नमेंट पावर में होगी वही हर बार इलेक्शन जीतेगी. ओके. इफ़ दे आर नॉट यूजफुल फॉर द पीपल, पीपल कैन थ्रो देम. ठीक है, दे कैन थ्रो देम आउट ऑफ द गवर्नमेंट, पावर से हटा सकते हैं उनको. ओके. Then the D part, many reforms are needed to make our election completely free and fair. Yes, it is quite sure. Okay. There is no system as such where cannot be reform and improvement. Okay, reforms are required to prevent use of money, muscle power and unfair practices for bearing fruits. Okay. So we will discuss the next question now. Question number 8. Okay, question number 8. Chinnappa was convicted for torturing his wife for dowry. Satbir was held guilty of practicing untouchability. The court did not allow either of them to contest election. Does this decision go against the principles of democratic elections? तो जैसे कि चिन्नप्पा के बारे में है, ये एक चिन्नप्पा जी हैं, तो ये कन्विक्ट हुए हैं अपनी वाइफ को टॉर्चर करने के लिए, जो कि उनको टॉर्चर कर रहे हैं किस वे के लिए,
डोरी के लिए, दहेज के लिए, ओके। एंड सतवीर जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं और वो गिल्टी भी प्रूव हुए हैं अनटचेबिलिटी के लिए, ओके। वो अपने एरिया में अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस करते हैं, लाइक कि वो छुआछूत में बिलीव करते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने इन लोगों को वोट इलेक्शन कंटेस्ट करने से हटा दिया है, उनको अलाउ नहीं किया, ओके। इन बोथ द केसेस चिन्नप्पा एंड सतबीर, द कोर्ट हैज़ डन द राइट थिंग बाय नॉट अलाउइंग either of them to contest elections, ठीक है। द डिसीजन डज नॉट गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ओके। द कन्विक्टेड एंड द गिल्टी पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू contest election, otherwise they would criminalize the whole election process and the jeopardize the high principles of democracy, okay। तो क्योंकि अगर ऐसे जो लोग छुआछूत में बिलीव करते हैं या फिर अपनी वाइफ को डॉरी के लिए जो टॉर्चर करता है, ऐसे इंसान अगर हम इलेक्शंस उनको जिता देते हैं, अगर वो नॉमिनेशन फाइल कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको जिताकर हम लोग अपने ही इलेक्शंस को एक क्रिमिनल वे में बना रहे हैं, ओके। ओके, सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, हियर आर सम रिपोर्ट्स ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इज देयर एनीथिंग दैट दीज कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम इंडिया टू इम्प्रूव देयर इलेक्शंस, व्हाट वुड यू सजेस्ट इन ईच केस। तो कुछ माल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो डिफरेंट एरियाज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हो रही हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताया गया है, केसेस हैं ये, ठीक है। और हमें बताना है कि इज़ देयर एनीथिंग दैट दीज कंट्रीज़ कैन लर्न फ्रॉम इंडिया टू इम्प्रूव देयर इलेक्शंस, क्या इन कंट्रीज़ को जो भी यहाँ पे माल प्रैक्टिस हो रही हैं, क्या इनको कोई ऐसी चीज़ है जो इंडिया से सीखनी चाहिए अपने इलेक्शंस को वेल या फेयर मैनर में करने के लिए। Okay, let's discuss part A. During an election in Nigeria, the officer in charge of counting votes deliberately increased the votes of one candidate and declared him elected. तो एक नाइजीरिया है, नाइजीरिया में एक ऑफिसर इंचार्ज है जो कि काउंटिंग ऑफ वोट्स कर रही है और उस टाइम पे वो किसी एक कैंडिडेट का वोट जो है वो बढ़ा देती हैं, ठीक है, और उसको डिक्लेयर कर देती हैं कि ये जीत गया है। द कोर्ट लेटर फाउंड दैट more than 5 lakh vote cast for one candidate were counted in favor of another। तो कोर्ट को बाद में पता लगता है कि जो 5 लाख वोट जो एक कैंडिडेट को मिले हैं वो दूसरे के थे, ओके। तो आंसर ये होगा इसका कि द ऑफिसर इन चार्ज ड्यूरिंग इलेक्शंस काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग के टाइम पे शुड हैव बीन इम्पार्शियल एंड शुड हैव ऑर्डर्ड रीपोल। अगर उसे लगता है कि ये वोट्स हद से ज़्यादा लगे हैं या एक कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने पर्टिकुलर वोटर लिस्ट है उससे ज़्यादा हुए हैं या फेरबदली हुई है या कोई अनफेयर मीन्स के रिगार्डिंग हुआ है, तो उन्हें उस जगह पे उसको रीपोलिंग के लिए कह देना चाहिए था। फॉर वोटिंग देयर शुड बी इलेक्ट्रॉनिक मशीन सो दैट नो फ्रॉड कुड बी डन इन काउंटिंग। तो उस केस में जैसे कि हमारे इंडिया में EVMs हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, तो वोटिंग मशीन्स का यूज़ होना चाहिए था। इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स the votes should be counted in presence of representatives of different candidates और political parties। और अगर जब वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स नहीं थी तब जैसे कि इंडिया में जैसे कि हमने पढ़ा कि पर्टिकुलर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनके एजेंट्स को बिठाकर हर पार्टी के उनके सामने ही वोट्स की काउंटिंग होनी चाहिए और उनको सेटिस्फाई भी किया जाना चाहिए कि आपके ये वोट्स हैं, अगर इसमें अभी भी कोई दिक्कत है हम इसको रिकाउंट कर सकते हैं, ओके। Nigeria can learn this lesson from India. Yes, Nigeria can learn this lesson from India. Sorry. Just before the elections in Fiji, okay, a pamphlet was distributed warning voters that a vote for former Prime Minister Mahendra Chaudhary will lead to bloodshed. This was a threat to voters of Indian origin. Okay. फिजी के इलेक्शंस हैं, वहाँ पे एक पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है वोटर्स के लिए और उनको एक वार्निंग थ्रेट है ये पैम्फलेट जो भी ये है, जिसमें बताया गया है कि आपको वोट डालना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, महेंद्र चौधरी को, वरना दैट अ वोट फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, जब अगर आप वोट डालोगे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो कि महेंद्र चौधरी हैं तो वहाँ पर ब्लड शेड्स हो जाएंगे, ठीक है, वायलेंस हो जाएगा, ओके। दिस वॉज अ थ्रेट टू वोटर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये इंडियन ओरिजिन के जो भी हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा थ्रेट है। तो लेट्स डिस्कस नाउ।
सो सच अ थिंग इज़ क्वाइट रॉन्ग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ऐसी चीज़ जो भी है वो जो भी ये कर रहे हैं लाइक कि एक वार्निंग लेटर्स एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट, तो ये तो काफ़ी अनफेयर मीन है। फर्स्टली द वोटर्स शुड नेवर बी थ्रेटन टू कास्ट देयर वोट अगेंस्ट देयर कंसाइंस। ओके, उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें वोट डालने के लिए हम थ्रेट नहीं कर सकते किसी को भी, बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर वोट एंड एवरी वोट इज़ इक्वल। सो वी कैन नॉट, हम किसी को थ्रेटन नहीं कर सकते या उसको उकसा नहीं सकते कि आपको वोट ही उनको देना है, या अपनी साइड पे नहीं कर सकते कुछ खिला पिला कर, जैसे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कर देती है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं कि लाइक वो पैसे से वोट खरीद लेते हैं या कैसे भी करके। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, या थ्रेटन नहीं करना चाहिए उनको ज़िंदगी पे उनकी, मतलब कि एक टाइप का आपने बता दिया कि लाइक अगर आप उनको वोट दोगे तो हम आप लोगों को मार देंगे या नुकसान पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी भी इलेक्शन को, अगर हमें फेयर और फ्री करना है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, सेकेंडली, इफ़ at all any pamphlet was distributed, then it should have been done at least 48 hours before the date of election, as done in India. So Fiji can learn this lesson from India. तो फिजी को ये लेसन इंडिया से लर्न करना चाहिए कि अगर कोई पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो वो भी 48 आवर 48 घंटे पहले डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ओके, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए, उसके बाद नहीं। ठीक है, not to intimidate the voters, and even if such a thing happens, then the election can be postponed or cancelled। और अगर तब भी कोई थ्रेटन होता है, कोई थ्रेटनिंग करता है, तो उस टाइम पे वहाँ के जो भी इलेक्शंस हैं उसको खारिज कर देना चाहिए या उसकी डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए। ओके, पोस्टपोन कर देना चाहिए या फिर कैंसिल कर देना चाहिए। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, सी पार्ट। इन द US ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन मेथड ऑफ वोटिंग। ओके, its own procedure of counting and its own authority for conducting elections. Authorities in the state of Florida took many controversial decisions that favored Mr. Bush in the presidential elections in 2000, but no one could change those decisions. जैसे कि हम USA की बात करते हैं, US की बात करते हैं, वहाँ पे हर स्टेट का एक मेथड है वोटिंग का, उनके अपने प्रोसीजर हैं काउंटिंग के, वोट काउंटिंग के, और अथॉरिटी है उनके पास कि वो इलेक्शन कंडक्ट कैसे करेंगे। ओके, तो वैसे ही अथॉरिटी जो थी फ्लोरिडा में थी, जिन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिए थे मिस्टर बुश के रिगार्डिंग इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 2000। ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट नाउ। इन इंडिया, वन एंड यूनिफॉर्म रूल आर फॉलोड इन ऑल स्टेट्स एज फार एज द मैथड ऑफ वोटिंग, प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग आर कंसर्न्ड। तो इंडिया में एक ही रूल है और एक काफ़ी यूनिफॉर्म रूल है, जिसमें हर स्टेट में वोटिंग के मेथड हैं, प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग द वोट्स हैं, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट अथॉरिटीज़ एंड डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ काउंटिंग लीड टू एम्बिग्यूटी एंड वेगनेस एंड टेक अवे द सेंस ऑफ जस्टिस, विच इज़ वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, US can take some good points and lessons from India how to follow some same rules, procedures, etc. in all states and across the country. Sorry. Question number 10. Here are some reports of malpractices in India and Indian election. Identify what the problem in each cases. What should be done to correct the situation. तो भी कुछ माल प्रैक्टिसेस के बारे में इंडियन इलेक्शंस में हो रहे हैं जो, उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं माल प्रैक्टिसेस की, तो हमें आइडेंटिफाई करना है इनकी प्रॉब्लम्स को इन केसेस के रिगार्डिंग। ओके, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो करेक्ट होगी। ओके, फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस, द मिनिस्टर प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू रीओपन द क्लोज्ड शुगर मिल। तो आंसर है इसका, by doing so minister has erred on two counts. Firstly, he should not have made this promise when the announcement of elections has already been made, कि जब ये इलेक्शंस के अनाउंसमेंट हो गए हैं तब उसे ऐसे प्रॉमिस नहीं करने चाहिए थे। ओके, सेकेंडली, by promising financial aid he is trying to bribe the voters by using financial tricks। तो दूसरा, वो एक फाइनेंशियल ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है अपने वोटर्स को खरीदने के लिए, उनको ब्राइब कर रहा है वो एक सिंपल वे में। ओके, ही इज़ ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज पार्टी बीइंग इन पावर। द मिल शुड नॉट बी ओपनड
and it should be left to the winning party to decide after the elections. तो जो मिल का काम है, जो शुगर मिल है, उसकी ओपनिंग का हक जो है वो विनिंग पार्टी को रहेगा. ओके, तो बी पार्ट, opposition parties alleged that their statements and campaign was not given the due attention in Doordarshan and All India Radio. तो opposition parties कहती हैं एक स्टेटमेंट में कि उनके कैंपेनिंग को, उनके स्टेटमेंट्स को इक्वल दर्जा नहीं मिला दूरदर्शन पे या ऑल इंडिया रेडियो पे. तो इसका आंसर है, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस एलिगेशन ऑफ द अपोजिशन पार्टी द बेस्ट सोल्यूशन इज दैट दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो मस्ट have made autonomous bodies so that government could not influence them in its favor. Okay, equal time should be given to all parties and candidates to present their views in front of the voters. तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को ऐसा करना चाहिए कि इक्वल टाइम रखना चाहिए हर पार्टीज़ के लिए, और ताकि हर कैंडिडेट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपनी बातों को, अपने व्यूज़ को इन फ्रंट ऑफ द वोटर्स थ्रू द मीडियम ऑफ मीडिया. ओके, now the third part, C part, an inquiry by the election commission should show that electoral rolls of a state contains name of 20 lakh fake voters. तो इंक्वायरी रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन की ये पता लगता है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, जो कि वोटर्स लिस्ट है, उसमें 20 लाख जो लोग हैं वो फेक वोटर्स हैं. ओके, तो इसका आंसर है, द इलेक्शन कमीशन has the power to remaking the electoral rolls and to see that the names of 20 lakh fake voters are removed from the new electoral rolls. तो इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर है कि वो उसकी रीमेकिंग कर सकती है इलेक्टोरल रोल्स की. साथ में ये ध्यान रख सकती है कि जो 20 लाख फेक वोटर्स हैं उनको रिमूव कर सकती है आने वाले नए इलेक्टोरल रोल्स के लिए. ओके, सो हियर वी आर गोइंग फॉर पार्ट डी. द hoodlums ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वर मूविंग विद गन्स. ओके, physically preventing supporters of other political parties to meet the voters and attacking meetings of other parties. ठीक है, तो जैसे कि कुछ पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे गन्स वगैरह का यूज़ उनके जो सपोर्टर्स होते हैं या उनके कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं हर चीज़ रिलेटेड की, कोई अपोजिशन से ना मिल पाए, अपोजिशन का बंदा उनकी पार्टीज़ के बंदों से ना मिल पाए, कुछ ऐसे वैसा. ओके, सो इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू चेक दिस माल प्रैक्टिसेस ऑफ मूविंग विद गन्स. तो इलेक्शन के टाइम पे मूविंग विद गन्स नहीं होना चाहिए. ओके, फिजिकल प्रिवेंटिंग सपोर्टर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू मीट द वोटर्स एंड अटैकिंग मीटिंग्स ऑफ देयर पार्टीज. ओके, इट कैन विड्रॉ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनी पार्टी और डिस्क्वालीफाइंग सच अ कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इफ इट्स सपोर्टर्स आर फाउंड टू बी मूविंग विद गन्स वेपन्स. ओके, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो उनको विड्रॉ कर सकती है, उनकी रिकॉग्नाइजेशन को, पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर सकती है उस मौके पे जबकि उनके सपोर्टर्स अगर फाइंड आउट होते हैं विद द मूविंग वेपन्स विद देम. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 11. रमेश वॉज नॉट इन क्लास व्हेन दिस चैप्टर वॉज बीइंग टॉट. ही केम टू द नेक्स्ट डे एंड रिपोर्टेड व्हाट ही हैड हर्ड फ्रॉम हिज फादर. कैन यू टेल रमेश व्हाट इज रॉन्ग विद दीज स्टेटमेंट. तो रमेश यहाँ पे हैं कोई, तो जब ये चैप्टर अगर उनको पढ़ाया जा रहा था क्लास में, जैसे कि ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, अगर ये चैप्टर क्लास में पढ़ाया जा रहा था तो वो प्रेजेंट नहीं थे, बट उन्होंने इसके बारे में अपने फादर के साथ, अपने पिताजी के साथ बातें की, यहाँ उनसे सलाह मशवरा लिया, उनसे अपने व्यूज़ मांगे. तो उनके जैसे पिताजी ने उन्हें बताया, तो अब हमें बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं. वुमेन ऑलवेज वोट द वे मैन टेल देम, सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गिविंग देम द राइट टू वोट. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि लाइक कि वुमेन जो हैं, जो औरतें हैं, वो अपने पतियों की या मर्दों की बात सुनकर, या कोई भी वुमेन है वो अपने मन की ही बात सुनकर ही वोट डालने जाएगी. और इस टाइप की वोटिंग जो है उससे फ़ायदा क्या है वुमेन्स को इक्वल वोट देने का. ओके, वुमेन ऑलवेज वोट द वे मैन टेल देम टू डू इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट वुड बी टोटली अनडेमोक्रेटिक इफ वी डेबर वुमेन who are about 50% of the population. So women population is 50% of the population of the right to vote on the basis of gender distinctions. Okay, it will also take away the quality of true representation of a democracy. Often we see husband contesting election from one party while his wife contesting from another party. Okay, now moving to part B. Party politics create tensions in society. Election should be decided by consensus, not by competition. Okay,
तो पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट कर देती हैं एक टाइप का टेंशन का माहौल सोसाइटी में, ठीक है। इलेक्शन जो है वो डिसाइड होना चाहिए, ओके। सो अ हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड्स ऑप्शन टू द पीपल टू चूज द बेटर। तो कोई भी हेल्दी कंपटीशन जब भी होगा तो उसमें हम लोग एक बेटर अपॉर्चुनिटी को चूज कर सकते हैं कंपटीशन में, हेल्दी कंपटीशन में, ओके। अ कंसेंस कैन मेक द पीपल डेफ एंड डम विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। कोई भी कंसेंसस जो भी हैं वो सब डेमोक्रेसी की स्पिरिट के अगेंस्ट हैं, ओके। इलेक्टोरल कंपटीशन इज नेसेसरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स एंड फोर्स देम टू सर्व द पीपल बेटर, ओके। तो इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो बेटर है, वो नेसेसरी है, वो गुड भी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को उससे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड होते हैं और काफ़ी लीडर्स को ये भी हो जाता है कि अगर कंपटीशन रहेगा तो उनको सर्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको पावर में आना है वापस से तो जब तक वो कुछ सर्व नहीं करेंगे किसी को, या कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे पर्टिकुलर एरिया की जहाँ से वो जीते हैं, तो नेक्स्ट टाइम उनको वहाँ के पीपल जो हैं, पब्लिक है जो, वो उनको सरकार में नहीं रखेगी, उनको गवर्नमेंट में नहीं बनाने देगी, उनको गवर्नमेंट बनाने ही नहीं देगी, ओके। नाउ मूविंग टू द पार्ट सी, ओनली ग्रेजुएट शुड बी अलाउड टू स्टैंड एज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। Educational qualification are not necessary to all kinds of job. It is also a wrong notion that only graduates should be allowed to contest election. तो सिर्फ एक ग्रेजुएट होने से आप इलेक्शन लड़ने के लिए काबिल नहीं हो सकते हो, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो हर फील्ड के लिए ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में आप जाके काम करें, अगर जॉब करें, तो आपको एक पर्टिकुलर नॉर्म होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, वो ज़रूरी है। बट यहाँ पे किसी इलेक्शंस के लिए सिर्फ आपका ग्रेजुएट होना ही ज़रूरी नहीं है। अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री वर ऑलमोस्ट इलिटरेट। जो बहुत सारे मेजॉरिटी में जो क्रांतिकारी थे, हमारे रेवोल्यूशनरी थे इंडिया के, जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे, तो वो सब तो इलिटरेट थे, ओके। दे हैव इक्वल राइट विद दोज ऑफ द एजुकेटेड टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ द हार्ड वन इंडिपेंडेंस। तो उनके पास भी तो इक्वल राइट था जो कि एजुकेटेड पर्सन के पास था, अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय करना, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एग्रीड दैट इफ़ अ ग्रेजुएट डिग्री इज मेड एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोर देन 90% ऑफ द वोटर्स वुड बिकम इनएलिजिबल फॉर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। अगर हम इस क्राइटेरिया को किसी भी ग्रेजुएट पर्सन को ही, ग्रेजुएट डिग्री को ही मान्यता देंगे सिर्फ इलेक्शंस के रिलेटेड, ठीक है, तो मोर देन 90% जो पीपल्स हैं इंडिया के या हमारी कंट्री के, ठीक है, तो वो लोग एक टाइप के लिए इलेक्शन कंटेस्टिंग के लिए, वो एक टाइप के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। व्हाट वुड दैट बी अ डेमोक्रेसी? सर्टनली नॉट। तो ऐसे करने से तो कोई डेमोक्रेसी रही नहीं, ठीक है, बिकॉज व्हाट इज डेमोक्रेसी? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स, ओके। India follows the rule one person one vote. This is in true spirit of democracy. Okay? तो इसी के साथ ये चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैं अजय आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।